नमस्कार, इंडिया डेली में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी और हमारे साथ जो ख़ास मेहमान आज मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। परिचय के मोहताज नहीं, दुनिया उनको जानती है और हर पॉलिटिकल पार्टी उनकी कही हुई बात को बहुत ध्यान से सुनती है, समझने की कोशिश करती है। डॉक्टर स्वामी, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, जो पहला सवाल है हमारा वो ये कि जो नई सरकार बनी है, संसद की जो तस्वीर उभरी है अभी, उससे जो अगले 5 साल में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का की शक्ल उभर कर आने वाली है, तो आप कैसे लेते हैं इसको? नहीं, ये तो 5 साल तो नहीं रहने वाली है। अच्छा। हाँ, मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि इससे नवंबर में ही कुछ हो जाए। हाँ, क्योंकि जो हुआ है अनैतिक हुआ है जी। जब हम अकेला लड़े। हाँ। माने छोटे मोटे पार्टीज हमारे साथ जुड़े हुए थे, परंतु हमारी दावा तो शुरू से था कि हम अपने बल पर पूरी बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे और लोगों को साथ लेंगे, परंतु हमारी बहुमत जो होगी वो पूरी 100% बीजेपी की होगी। अब ऐसा नहीं था और जब प्रचार था कि हमें 300-400 ऐसे मिलेंगे, मैं समझता हूँ कि हम लोगों को विपक्ष में बैठना चाहिए था। लेकिन कैसे हो सर डॉक्टर साहब, 240 उनकी ताकत थी और उनके तो अलाइज उनके साथ थे। लेकिन वो अलग, आप तो संख्या की बात पर आ गए। हाँ। हम तो एक सिद्धांत पर काम कर रहे हैं और वो सिद्धांत में जब हम अल्पमत में रहेंगे फिर हम उस सिद्धांत की बात नहीं कर सकते। और जो आए हैं वो तो बिल्कुल हमारे खिलाफ है सिद्धांत की बात पर, तो वो 5 मिनट में हट जाएंगे यदि हम अपनी सिद्धांत की बात करेंगे तो। लेकिन ये नहीं बनाते सरकार तो जिनको कम 99 सीट्स मिली, परवाह नहीं, उनको गिराते, दोबारा चुनाव कराते, उसमें कौन सी नई बात है। कई देशों में ऐसा होते रहता है। फ्रांस में जाइए, कितनी बार बदल होती है। तो मैं ये कहता हूँ कि मेरी राय में तो हमारी ये एक नैतिकता के दृष्टि से हमारी हार हुई और हमें बैठना चाहिए था। जब हमने 400 कहा था, 300 कहा था, 240 जो मेजॉरिटी भी नहीं थी, मुझे भी आश्चर्य नहीं था क्योंकि मैंने 230 कहा था, तो या ऐसे ही कुछ नंबर में कहा था। लोग मुझे कह रहे थे कि तुम गुस्सा में हो, निराशा में हो, ये सब कहा था, पर बात सही निकली। लोग इसलिए कहते हैं कि आप गुस्से में तो ही हैं, आप बीजेपी से नाराज तो ही हैं। बीजेपी से नाराज नहीं हूँ, मैं नरेंद्र मोदी से नाराज हूँ। उनको तो बहुत सालों से जानता हूँ, 1972 से, जब विद्यार्थी परिषद में थे वो, तब से जानता हूँ। आपने उनकी तारीफ भी पहले बहुत की। हाँ, नेचुरली हम उनको जानते थे और वो एक रूप थी। अब उसके अनेक रूप हैं, ये दिखाई पड़ रही है। तो नेचुरली उनकी हम आज दुखी इस बात से हैं कि जो भी हमने कहा कि वो करेंगे और उन्होंने मुझसे कहा था वो करेंगे, नहीं किया। उन्होंने क्या क्या वादा किया था जो नहीं किया? हमने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, लाए नहीं। उन्होंने कहा था कि हम जो ज़मीन चाइना ने हमसे छीना है उसको वापस ले लेंगे, उल्टा हुआ है। संसद का ये पहला सेशन शुरू हुआ है इस बार। इसमें बहस मुबाहिसे में राहुल गांधी ने भी एक भाषण दिया। इस बार के परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं आप? राहुल गांधी का तो कोई भविष्य नहीं है। आप अब भी मानते हैं? लोग कहते हैं वो बहुत मैच्योर हो गए। मैच्योर होने से क्या है, वो इंग्लैंड का उसका सिटीजनशिप है, उससे उसकी इंडियन सिटीजनशिप कल जानी चाहिए। कागज सारे मैंने दिए हैं, अमित शाह लेकर बैठा हुआ है सिर्फ ब्लैकमेल करने में। राजनाथ जी ने एक नोटिस जारी किया था, उसका जवाब नहीं दिया उन्होंने। हाँ। उसमें जवाब नहीं दिया। अब इनको बोलना चाहिए भाई तुमने जवाब नहीं दिया, हम तो एक्शन लेंगे। नहीं ले रहे हैं। वो समझते हैं कि एक कमज़ोर राहुल गांधी हमारे लिए अच्छा है, ये इनके दिमाग में है।
नहीं तो उस राहुल गांधी को और भी कमज़ोर कर सकते हैं अगर इस पर एक्शन ले लेते। नहीं नहीं, उनको तो फिर छुट्टी करेंगे ना, नहीं कमज़ोर नहीं कर सकते। मैंने जो दस्तावेज दिए हैं उसके उस पर कार्यान्वित करेंगे तो ये देश के नागरिक नहीं रह सकता है, और चुनाव तो राजनीति में तो होना तो सवाल ही नहीं है फिर। तो अगर इस पर एक्शन ले ले ये सरकार, तो राहुल गांधी तो रास्ते से हट जाएंगे, गांधी परिवार भी हट जाएगा। नहीं, रास्ते उसको वो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो ये क्यों नहीं कर रही है सरकार? ये तो सिर्फ समझते हैं कि ये कमज़ोर रहेगा, कभी आखिर में डरते रहेगा। और अच्छा, एक दुश्मन है जिसको डराते हुए रखना है, बस उसको पता है कि एक सीमा से ज़्यादा नहीं करेंगे। ये आप देखें कांग्रेस हल्ला उल्ला करेगी परंतु और कुछ नहीं करेगी। इसी में पहले सेशन में ही राहुल गांधी ने जो अपना भाषण दिया उसमें उन्होंने हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा करते हैं। ये आप किस तरह से, हाउ डू यू रीड? इसको हिंदी नहीं आता है, ये समस्या। ये कोई मूर्ख ही ऐसा बोलेगा। हिंदू दुनिया में सबसे जाने माने एक धर्म है जिसमें सब धर्म से भगवान प्राप्त हो सकता है, और कोई कहता नहीं है। हिंदू ही कहता है, और कोई कहता नहीं है। आप भगवान अनेक रास्ते से प्राप्त कर सकते हैं, ये हिंदू कहता है। मुसलमान कहता है मेरे रास्ते नहीं तो छुरी। तो ये जो मैनरिज्म है, भगवान शिव भगवान की फोटो लेके आना, गुरु नानक जी की, तो ये मैनरिज्म, इसका क्या मतलब? इसका बचकाना हरकत है बस, और इससे ज्यादा नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है सर ये साबित करने की कोशिश है कि मैं सबसे बड़ा हिंदू हूँ? नहीं नहीं, इनको कोई मैं नहीं सबसे बड़ा उदारमना व्यक्ति हूँ, ये हो नहीं सकता। ये तो इसको कोई नहीं मानेगा। हिंदू के नाम पर वो कभी वोट मांगे कोई नहीं देगा। आपने तो पहले से ही बता दिया है कि उनका नाम वो नहीं है जो वो लिखते हैं। राहुल, RAUL, राहुल विंची, VINCH। उसका जो एजुकेशन सर्टिफिकेट लंदन में है। हाँ। मैं कई लोगों से, कांग्रेस के कई नेताओं से मिला, वो कहते हैं अक्सर बात में कि राहुल जी की परफॉर्मेंस अब बहुत बढ़िया है और वो मैच्योरिटी की ओर बढ़ रहे हैं। और क्या कहेंगे, नहीं तो निकाले जाएंगे। वो तो कहना ही पड़ेगा, वो तो चापलूस का एक पार्टी है, भरा पड़ा है। आप कांग्रेस को बेहतर समझते हैं? मैं तो जानता हूँ। नहीं, वैसे कांग्रेस में मेरी रिश्ते अच्छे थे जब नरसिम्हा राव थे, जब राजीव गांधी थे। राजीव गांधी को मैं बहुत मानता था, बट ये परिवार राजीव गांधी के फेवर में नहीं था। आप नेहरू गांधी परिवार में से, ये जो नई पीढ़ी है, आप मतलब राजीव गांधी की आप तारीफ कई बार कर चुके हैं, क्योंकि आपने उनके एक दो फैसलों को बहुत बड़ा फैसला बताया था। वो क्या फैसले थे? नहीं, एक तो उन्होंने वो जो राम जन्मभूमि का दरवाजा ताला खुलवाया था, उसी से सारा। फिर उसने टेलीविजन में रामायण दिखाई, उससे सबकी पहली बार सबने देखा और समझा, और एक पूजा का जो एक मनोभावना पैदा हुई, वो उसी से हुई थी। बीजेपी का कोर इशू वहीं से, हाँ, उन्होंने उनका था वो कोई, वो मैं तो समझता हूँ कि उनकी जो कोई इसमें बनावटी कुछ नहीं था। वो समझते थे कि रामायण सबको पता होना चाहिए। फिर महाभारत भी की उन्होंने, और इससे बड़ी शिक्षा लोगों को मिली। तो आपको लगता है कि उस पीढ़ी से लेके इस पीढ़ी तक कुछ बहुत बदलाव हो गया? इनको तो नहीं मानते थे, इनकी जो ससुराल थे वो सब इसके खिलाफ थे, कहते थे क्या कर रहे हो तुम। आपने कई बार सोनिया गांधी के ऊपर भी आपने कई बार आपने ये भी कहा है कि वो KGB की एजेंट थी। तो वो क्या इशू था मुझे बताइए। आपसे किसी ने जिक्र किया था बहुत? नहीं, मैंने तो इस पर पूरा शोध किया है जी, और दस्तावेज़ें बहुत हैं। इनके पिताजी के बारे में मुझे पहले पता लगा। सोनिया जी के पिताजी? उनके पिताजी और माताजी दोनों ने वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर का साथ दिया था, और सोनिया गांधी के पिताजी जवान थे और वो पकड़े गए थे जब हिटलर आक्रमण किया रशिया पर, तो रशिया में हार गए, तो ये इनको जेल में बिठाया।
और जेल में साधारण वो 20 साल से पहले किसी को नहीं छोड़ते थे, परंतु जो जासूस बनने के लिए तैयार थे उनको जल्दी छोड़ दिया। तो इनको ये जासूस बने थे। तो इनकी रिश्ता रशिया से तब से हुई जब इसके पिताजी केजीबी के लिए काम करने लगे। फिर इनको ये तो 5वीं क्लास भी नहीं पास की, इसको फिर लंदन में भेज दिया वेट्रेस का काम करने के लिए। वहाँ से राजीव गांधी पकड़ में आए और ये आ गए हमारे देश। आपने कहा पकड़ में आए, और क्या, मतलब ये पहले से प्लान कोई थे? हाँ बिल्कुल, 100% होना हुआ होगा। और जब इंदिरा गांधी को पता लगा, वो बहुत बिगड़ी थी, परंतु टीएन कॉल ये सारे जो केजीबी के पक्ष में होने वाले ऑफिसर्स थे, उन्होंने कहा कि आप इसका विरोध नहीं कर सकते, इनके पिताजी केजीबी के साथ हैं, और ये सब कहकर उसको ठंडा किया था इंदिरा गांधी। हाउ डू यू रेट मिसेस गांधी एज अ लीडर? डरपोक थी। अच्छा। और कमज़ोर लोगों को तो पीटती थी। लेकिन हमारी पीढ़ियों ने तो जो देखा है 1971 का, यार तुम्हारे तो भारत वालों कुछ भी लिख देंगे। आपने मिसेस गांधी की बात की। मिसेस गांधी की तारीफ लोग इसलिए करते हैं कि 1971 की लड़ाई जीती और एक मुल्क को 2 हिस्सों में बांटा और उसको कमज़ोर किया। आप किस तरह से लेते हैं इसको? वो तो नहीं चाहती थी, और आखिर वक्त में उसने मानिक शाह को कहा था कि बांग्लादेश को अलग नहीं करना है, क्योंकि रूस, सोवियत यूनियन उसको कहते थे उस समय, सोवियत यूनियन जो इतनी बड़ी देश थी, जो हथियार देती थी हमें, और इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू सब उनसे लिप्त थे, यानी उनसे संबंध थे। केजीबी ये सारी के बड़ी प्रभाव हमारे देश में होती थी उन्हें। तो रशिया के मदद से हमने अमेरिका को दिखाने के लिए, रशिया ने हमें कहा कि हाँ आप आक्रमण करिए, परंतु जब हम ढाका को लेने वाले थे, जो राजधानी है आजकल की राजधानी यानी बांग्लादेश की, तो तब रशिया ने कहा नहीं, आप आगे नहीं बढ़ सकते। और इंदिरा गांधी ने मानिक शाह से कहा था कि बोलो वहाँ जो जनरल है आगे ना बढ़े। वो एक यहूदी था हमारी, कई यहूदी पुराने ज़माने में 300 साल 200 साल पहले यहाँ आए थे, जब उनकी मारकाट होती थी। वो हमारी सेना में थे। तो जनरल जेकब उसका नाम था। उस जंगल जेकब इंचार्ज थे, तो उनको मानिक शाह ने ये टेली प्रिंटर से भेजा कि अब आगे मत बढ़ो, बांग्लादेश का इन्हें ढाका को नहीं लेना है। तब उसने सुना नहीं, और वो जाकर ढाका को ले लिया। वो जो वहाँ जब था, उसका नाम भूल गया, जनरल न्याजी, हाँ डर गया। तो इसने ढाका को ले लिया। फिर इसकी कोर्ट मार्शल हुई थी गुप्त रूप से जनरल जेकब, हाँ जनरल जेकब की। तो वह कहा था कि मानिक शाह ने साक्षी दी कि मैंने टेलीप्रिंटर में भेजा इनको कि मत करो, मत जाओ, और फिर उसकी विपरीत गए। तो उन्होंने एक ही सफाई दी, वहाँ तो बिजली ही नहीं था, तो मुझे तो कुछ मिला नहीं, तो उसमें बच गए। पर लेकिन बाद में उसको मिलिट्री से निकाल दिया था। जो अभय मुद्रा राहुल गांधी ने बड़ी दिखाई है इस बार, फोटो दिखा के, हाँ? कि गुरु नानक जी की अभय मुद्रा, और ये हिंदू है, पहले उसको बोलो। हाँ, तो मैं वही कह रहा था कि क्या ये कोशिश नहीं है कि हम सबसे ज़्यादा हिंदू हैं? जो हिंदुत्व का जो लहर चली और राम मंदिर का हुआ, इनमें तो कोई मोदी तो कहीं नहीं था उसमें, ना वाजपेयी था, वाजपेयी तो खिलाफ था। अडवाणी तो सिर्फ रथ यात्रा लिख के घूमते थे, परंतु सिद्धांत के रूप में अशोक सिंघल थे, मैं था,
3-4 लोग थे जिन्होंने सिद्धांत के रूप मैं भाई सुप्रीम कोर्ट में जाकर के जीत कर दिया ना कि हाँ संपूर्ण रूप से ये हिंदुओं का है। इस पहले तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में तो उसको टुकड़ा टुकड़ा बना करके दिया कि तुम 25% अब तो राम मंदिर बन गया है, आप खुश हैं? आप खुश हैं? हाँ, मैं नहीं, राम मंदिर बन गया वो उसमें खुश हैं, बट ये जाकर वहाँ प्राण प्रतिष्ठा में बैठने लगा, ये सब का मैंने विरोध किया, वो आखिर में हुआ नहीं। आखिर मंदिर बन गया, जो उनके आर्टिकल 370 के बारे में था वो भी खत्म कर दिया उन्होंने, तो ये सब इतनी अच्छी जीत हुई क्यों नहीं? नहीं, इसे पब्लिक तो जानती है कि एक राष्ट्र में एक हवा बन गई थी कि 370 हटाओ, क्यों हट गई? बीजेपी ने किया, ये तो बीजेपी का काम था, ये तो हमारे सिद्धांत में था, लिखा हुआ था, ये अकेला कुछ नहीं किया। तो पार्लियामेंट में जब मीटिंग हुई थी, मैं भी एमपी था उस समय, इतने ऐसा गुस्सा था लोगों में कि ये लोग ना अमित शाह ना मोदी ना नहीं कह सकते थे, और वो तो इतनी सरल रहती थी 370 हटाने की कि एक दस्तखत से हो सकता है, राष्ट्रपति लिखें तो। हम लोग शुरू से ये कह रहे हैं कि यद्यपि 40,000 मंदिरों को मुसलमानों ने तोड़ा, लेकिन इसमें 3 हैं जो अहम हैं। जो ज़मीन है उससे जुड़ा हुआ है, राम पैदा हुए तो ज़मीन से जुड़े हुए हैं और कहीं नहीं जा सकते। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि 25% मुसलमान को और मेरी 75% 25% मुसलमानों को और 75% हिंदुओं को बांट कर दिया। अब दोनों ने माना नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट में आया, यह बंद था। तब अशोक सिंघल ने मीटिंग बुलाई थी विश्व हिंदू परिषद के, मुझे भी बुलाकर सबके सामने कहा कि मेरा तो अब जीवन बहुत ज़्यादा होने वाला नहीं है, मैं स्वामी को देकर जा रहा हूँ। ये तो मीटिंग में सब अधिकारियों के सामने कहा था। ये जो चंपत राय है आजकल, उनसे पूछे, वो भी था उसमें। और मुझे कहा, मैं तो उस समय सिर्फ राम सेतु को बचाया था अपने कला से सुप्रीम कोर्ट में। वो इससे प्रभावित होकर अशोक सिंघल ने सार्वजनिक कह दिया कि स्वामी जो मैं काम अधूरा छोड़ा हूँ वो उसको आखिर तक ले जाएंगे। तो मैं फिर एक नई बात निकाली जो किसी और ने नहीं निकाली, कि मेरा मूलभूत अधिकार है कि जहाँ राम पैदा हुए मेरी आस्था के अनुसार, मुझे कोई यानी प्रूफ दो, ये दो, तर्क और प्रूफ की जरूरत नहीं। मेरी आस्था है कि राम वहाँ पैदा हुए और साधा 100,000 सालों से मंदिर वहाँ थी। तो इस जगह में ही मंदिर बनेगा, इसके माने इसका टुकड़ा नहीं कर सकते। तो ऐसे 3 जगह हैं दुनिया देश में, एक ये, दूसरा मथुरा कृष्ण जन्मभूमि, और तीसरा है काशी विश्वनाथ। 40,000 मंदिरों को तोड़ा मुसलमानों ने, पर ये 3 जो हैं हम कहीं और नहीं बना सकते। इसलिए मैं मुसलमानों को कहता हूँ ये तो बनना ही है, और तुम अपना शर्म को कम करके मान लो। तो इन्होंने, मुसलमानों ने तो मान लिया कि अच्छा कोर्ट में कह देगा तो हम मान लेंगे, मान लिया। अब ये दोनों को हमें करना है। हिंदू मुस्लिम को लेकर अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट का 2 दिन पहले एक उनका ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर इसी तरह जनसंख्या बढ़ती रही, डेमोग्राफी बदलती रही, तो जो बहुसंख्यक है वो अल्पसंख्यक हो जाएगा। वो जज ने किस आधार पर ये कहा मैं नहीं जानता, परंतु मैं कहता हूँ कि बात तो सही है, तथ्य तो सही है कि मुसलमानों की जो संख्या है बढ़ रही है। लेकिन क्यों बढ़ रही है? वो ज़्यादा गरीब है, और हमारे देश में गरीब हिंदुओं की, अमीर हिंदू, मध्य वर्ग हिंदू से ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, क्योंकि उन बच्चों को फिर वो नौकरी में लगा देते हैं, पढ़ाई कुछ नहीं करते या बहुत कम करते हैं।
तो मुसलमान की जो संख्या है वो मुसलमान को पीट कर नहीं कर सकते आप। मुसलमान की जो दयनीय स्थिति है आर्थिक दृष्टि, उसको सुधारना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि मैं कई मुसलमानों को जानता हूँ जो अच्छे अच्छे जगह में हैं, IAFS हैं, IAS हैं, उनका भी 2 ही बच्चे हैं या 3, बट 5-6 जो हैं, ये जो गरीब हैं, बहुत गरीब, उन्हीं का होता है। तो मुसलमान की जानबूझकर बच्चे पैदा कर रहे हैं ये मैं नहीं मानता। अभी हमने अभय की बात की थी, अभय मुद्रा की। हाँ। अब मुझे ध्यान आता है कि एक अभय के गवाह आप भी हैं। अमिताभ बच्चन इस देश के सुपरस्टार हैं और उनको अभय दिलवाया आपने। बोफोर्स में तो निश्चित तौर पर रिश्वत तो ली गई, और रिश्वत सोनिया के जो साड़ू थे, दैट इज़ बहन की पति, उसको साड़ू कहते हैं, जीजा कहते हैं। हाँ, जीजा, हाँ, वो ले गए सब। हाँ, राजीव गांधी को भी कुछ नहीं मिला। अमिताभ बच्चन के भाई थे अजिताभ, उनका कुछ जिनेवा में मैं था, और उस समय मैं लॉ मिनिस्टर भी था, और इन्होंने सब ने कहा कि ये बोफोर्स के पैसे से बनाई है। तो मैंने जिन लोगों ने आरोप किया उनसे कहा कि भाई कुछ सबूत दो। तो उन्होंने कहा वो कोई दे नहीं सका। तो इसीलिए मैंने चंद्रशेखर को कहा था कि इनको इस तरीके से घसीटना नहीं चाहिए। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि तो मैं तो नहीं कह सकता, तुम लिख कर दो। तो मैंने लिख कर दे दिया, उसमें वो बच गए। कहने वाले तो बहुत कुछ कहते थे, क्योंकि मैंने इसको छोड़ दिया। क्या था इसने इसका ज़रूर ये अजिताभ का तो ज़रूर फॉरेन एक्सचेंज में था। एज ए मिनिस्टर मैं फ़ोन करता था तो उनका जो फाइनेंस मिनिस्टर था उससे मैं जब बात करता था वो बता देते थे, परंतु सबूत नहीं देते थे। तो बिना सबूत कैसे मैं किसी पर आक्रमण करूँ। मतलब एक तरह से इन्वॉल्वमेंट तो था ही। है जरूर, नो क्वेश्चन। आई मीन अमिताभ और अजिताभ इन दोनों, और उसकी यानी अजिताभ की जो बीवी थी वो भी बहुत चालू थी। नई सरकार चल रही है, लेकिन अचानक उसके सामने बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं। हाथरस का एक मुद्दा बन गया है, लोगों से जुड़ा हुआ है, लोगों की भक्ति और आस्था से जुड़ा हुआ है। ये सरकार जो है ये नवंबर पार कर जाएगी तो मुझे आश्चर्य होगा। ऐसा किस आधार पर कहते हैं सर? मेजॉरिटी नहीं है, और हम अनैतिक तरीके से हमने सरकार बनाई। कभी नहीं कहा था कि हम मिलीजुली सरकार बनाएंगे, कभी नहीं कहा कि हम एक गठबंधन है तो गठबंधन जैसे हर बार हमारे में 400 मिलेगी, 300 मिलेगी, इसकी नारा अलग। लेकिन पिछली सरकारों में उन्होंने मंत्री तो बनाए थे सबके। वो अलग बात है, वो तो हम दान दे रहे थे उनको। अच्छा, आपका कहने का मतलब जब दान दे, हाँ, तो उस समय आपकी हैसियत कुछ और होती है। हाँ, और नेचुरली यहाँ तो ये कल चले जाएंगे तो तुम्हारी सरकार गिर जाएगी। कोलिशन की सरकार। तो काई को, यानी मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी पार्टी विपक्ष में बैठने में क्या प्रॉब्लम है। अब ये कुर्सी का इतना लालच हो गया कि आप सारे सिद्धांत को, यानी आखिर में कुछ भी कहो, बहुत लोगों ने बीजेपी को जिताया है, और उन समय से हम हैं, जब मैं जनसंघ में था, कितने हम तो चना खाते थे। ये हाल। डॉक्टर साहब, आपने इंडिया डेली को वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।